रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। लिक्विडिटी के चैप्टर के बाद हम सॉल्वेंसी वाला चैप्टर देखेंगे। सॉल्वेंसी की डेफिनेशन ये है कि हम इसमें लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं डेट्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि लिक्विडिटी में हम शॉर्ट टर्म को देखते थे और सॉल्वेंसी में हम शॉर्ट टर्म के अलावा लॉन्ग टर्म को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब सॉल्वेंसी के टोटल चार फार्मूले जिस तरह लिक्विडिटी के थे, तो सॉल्वेंसी में जो टोटल चार फार्मूले वो कौन कौन से हैं। बेहतर है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोट नहीं है इधर, तो आप कोशिश करें कि पास उसको नोट भी कर ले। अगर नहीं करना चाहते तो उसको अच्छी तरह जहन नशीन कर ले, ठीक है। अब इसमें जो पहला फार्मूला वो है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो का, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टाइम डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट है, ठीक है। अब जो इसका आंसर है ना वो स्टैंडर्ड आंसर 7 है। अगर 7 आता है तो बेहतर है सॉल्वेंसी, अगर 7 से ज़्यादा बेहतर आता है तो वो कंपनी की सॉल्वेंसी के लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट हमेशा लोन पे करना पड़ता है, तो जब हम कोई एंट्री पढ़ेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमें इंटरेस्ट पे करना है या नहीं पे करना, ठीक है। अब इंटरेस्ट तो हमें फाइंड आउट कर लेंगे हम एंट्री पढ़ के, ट्रांजैक्शन पढ़ के, लेकिन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टाइम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप इसको चीज़ों को नोट कर लें, ठीक है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टाइम इज इक्वल टू है सेल्स। सेल्स में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर उसमें से माइनस करते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। उसके अलावा दीगर और भी एक्सपेंसेस है, आप गूगल कर ले, चैट जीपीटी कर ले, आपको मज़ीद और भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसेस है जो एक चीज़ के बनने से लेकर उसको सेल करने तक जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप गूगल की हेल्प ले, आप फर्दर चीज़ें भी फाइंड आउट कर लें इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह है, यानी टाइम इंटरेस्ट अर्न इज इक्वल टू ई बी आई टी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। ई बी आई टी को फाइंड करने के लिए हमें सेल्स में से माइनस करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो हम चैट जीपीटी से या गूगल से देख लेंगे कि और कितने हैं इनके अलावा, लेकिन सर ने कहा था कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो हमने माइनस करने होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो है। फिर उसके बाद इसका आंसर जितना बेहतर है, जितना ज़्यादा है वो कंपनी की सॉल्वेंसी के लिए उतना बेहतर। और जो दूसरा फार्मूला है वो डेट रेशो का है। डेट रेशो कंपनी के लिए नुकसानदेह है, जितना कम आंसर आएगा वो कंपनी के लिए उतना बेहतर है, और जितना ज़्यादा आंसर आएगा वो कंपनी की सॉल्वेंसी के लिए उतना ही बुरा है, उतना ही नुकसानदायक। तो कोशिश होनी चाहिए कंपनी वालों की भी कि डेट रेशो हमेशा कम ही रहे। तो टोटल डेट से मुराद है इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स भी हैं और शॉर्ट टर्म डेट्स भी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो टोटल एसेट है इसमें करंट एसेट भी शामिल होंगे और फिक्स एसेट भी शामिल होंगे, ठीक है। अब जो शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं डेट्स हैं उसमें आपको पता है कि अकाउंट्स पेएबल है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई शॉर्ट टर्म लोन है। इस तरह लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स आ जाएंगे और दीगर चीज़ें आ जाएंगी। तो टोटल करंट एसेट में तो हमने लिक्विडिटी एसेट में पढ़ा था, लिक्विडिटी वाले चैप्टर में, जिसमें हमने कहा था कि कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, रिसीवेबल, प्रीपेमेंट्स और इन्वेंट्री वगैरह। तो फिक्स में क्या होगा, मशीनरी है, बैंक यानी मशीनरी आ जाएगी, उसके बाद कुछ कैश वगैरह आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, तो वो फिक्स एसेट में शुमार किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड वन है वो कैश डेट टू इक्विटी रेशो है। डेट टू इक्विटी रेशो का फार्मूला यहाँ गलत लिखा हुआ है, लेकिन वो इस तरह होता है कि लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर ले, ये गलत है। लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू इक्विटी होता है। अब लॉन्ग टर्म डेट्स तो हमें मालूम है कि जो एक या एक साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, यानी 5 साल तक के लिए होते हैं, वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। टोटल एसेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वन है वो है डेट टू इंटेंजिबल नेट वर्थ का फार्मूला, ठीक है। डेट टू इंटेंजिबल नेट वर्थ का फार्मूला वो भी क्या है कि बिल्कुल सेम है। लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विटी है, माइनस उसमें से हम इंटेंजिबल कर देते हैं। ये सिर्फ एक फ़र्क आया। डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या होता है कि सबसे ऊपर लॉन्ग टर्म लोन्स होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स होता है, डिवाइडेड बाय इक्विटी होता है। लेकिन डेट टू इंटेंजिबल नेटवर्थ में क्या होता है कि सेम ही होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी माइनस इंटेंजिबल्स आता है इसमें, ठीक है। और सर ने ये एक चीज़ बताई थी जो कि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सर ने कहा था कि डेट इक्विटी जो है और डेट रेशियो प्लस इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। एज आ एमसीक्यूज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ये आता है तो, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7.1 है, तो उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमने क्वेश्चन भी ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन इसमें क्या है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक और बेसिक चीज़ बता दूं। जिस तरह हम क्या करते थे कि हम सबसे पहले लिक्विडिटी वाले चैप्टर में करंट रेशो लिखते थे, फिर क्विक रेशो लिखते थे, फिर उसके बाद हम लिखते थे कैश रेशो। तो ठीक है, ये तीन चीज़ें लिखते थे, लेकिन यहाँ टोटल कितने फार्मूले हैं, चार, ठीक है, जिनका प्रॉपर और सोल्यूशन होगा। अब यहाँ चार है बिल्कुल, ये टाइम इंटरेस्ट अर्न का है, फिर डेट रेशो है, फिर उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशो है, फिर डेट टू टेंजिबल नेटवर्थ का फार्मूला है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमने बेसिक यहाँ से चीज़ों को, एंट्रीज को पढ़ना है और उसके सोल्यूशन को फिर हम देखेंगे कि सोल्यूशन सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अब देखें, उसके बाद इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी उन्होंने दी हुई हैं। उन्होंने लास्ट पे दिया हुआ है कि अज्यूम एज एन इनिशियल रेशो जो है वो जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो मोर देन वन यानी ग्रेटर देन वन, बाकी जो तीनों है उसकी वो लेस देन वन उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। तो सोल्यूशन में वो चीज़ मेंशन भी की हुई है कि टाइम इंटरेस्ट अर्न का उन्होंने ग्रेटर देन वन है, बाकी तीनों की उन्होंने लेस देन वन भी मैंशन की हुई है, ठीक है। उसके बाद जो पहली एंट्री है वो क्या है, वो ये है कि परचेज ऑफ बिल्डिंग्स फाइनेंस्ड बाय मॉर्टेज, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने बिल्डिंग परचेज की है लेकिन हमने बोरो किया है लोन, वो भी लोन कौन सा है, लॉन्ग टर्म लोन है। अब इस एंट्री में किन दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़े, एक परचेज ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्योंकि हमारा फिक्स एसेट होता है, ठीक है, तो हमारा एसेट बढ़े, लेकिन कौन से एसेट बढ़े, फिक्स एसेट बढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो लाइबिलिटी बढ़ी वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ी। जब लाइबिलिटी बढ़ी है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुए, ठीक है। दो चीज़ों का इफेक्ट समझ आ गया, एक क्या बढ़े, फिक्स एसेट बढ़े, और दूसरे क्या बढ़े, हमारे लॉन्ग टर्म्स लोन बढ़े। लॉन्ग टर्म लोन जब बढ़ा तो उसका मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ। अब जो टाइम इंटरेस्ट अर्न का फार्मूला था वो था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टाइम। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टाइम का इसमें कोई नहीं लेना देना है, यानी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टाइम में हमेशा वही चीज़ आएगी जब हम प्रॉफिट में होंगे, जब हमें प्रॉफिट होगा तब इंटरेस्ट अर्न एंड क्या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टाइम में कोई एंट्री होगी, प्लस या माइनस होगा, उसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ और दूसरा हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। तो अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो ये देखिए इसके फार्मूले को, तो इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टाइम में कोई इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। तो इंटरेस्ट इंक्रीज होने का प्लस था, लेकिन इन्वर्स रिलेशन होता है। मैंने क्या कहा था कि हमेशा जो नीचे वाला होता है उसके साथ इन्वर्स रिलेशन होता है और ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर ऊपर वाला बढ़ता है तो रेशो बढ़ती है, अगर ऊपर वाला कम होता है तो रेशो कम होती है। लेकिन अगर नीचे वाला बढ़ता है तो रेशो माइनस होती है, अगर नीचे वाला कम होता है तो रेशो प्लस होती है। तो यहाँ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो नीचे वाले के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, इंक्रीज होने की वजह से जवाब माइनस में लगाया, ठीक है। फिर दूसरा क्या था कि हमारा एसेट इंक्रीज हुआ था और हमारी डेट्स भी इंक्रीज हुई थी। और टोटल डेट्स में हमने क्या कहा था कि लॉन्ग टर्म डेट्स भी हैं और शॉर्ट टर्म डेट्स भी हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ डेट्स भी इंक्रीज हुए, ठीक है, और एसेट भी इंक्रीज हुए, यानी दोनों एट अ टाइम इंक्रीज हुए। और जब मैंने कहा था कि जब भी दोनों चीज़ें इंक्रीज और डिक्रीज हों तो उस पर हम रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक। अब रूल क्या बोलता है कि लेस देन वन का रूल ये बोलता है अगर दोनों चीज़ें कम हो रही हों तो कम ही करेंगे, अगर दोनों चीज़ें ज़्यादा हो रही हों तो प्लस का साइन ही लगाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही थी तो लेस देन वन के कॉन्सेप्ट रूल की वजह से हमने यहाँ प्लस लगाया, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि लॉन्ग टर्म लोन इंक्रीज हुआ था, बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या कहा था मोर्टेज क्या है, ऐसा लॉन्ग टर्म लोन है हमारे लिए, तो लॉन्ग टर्म लोन इंक्रीज हुआ, बिल्कुल इंक्रीज हुआ, तो प्लस है। अब इक्विटी क्यों नहीं इंक्रीज, क्योंकि इक्विटी की बात ही नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। हमारा एक एसेट प्लस हुआ था, इंक्रीज हुआ था, और दूसरा लॉन्ग टर्म लोन इंक्रीज हुआ था, इसलिए इक्विटी का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। सिर्फ लॉन्ग टर्म इंक्रीज हुआ था इसलिए हमने प्लस लगा दिया, और दूसरे में भी लॉन्ग टर्म इंक्रीज हुआ था इसलिए प्लस, क्योंकि इक्विटी और टेंजिबल का कोई जिक्र नहीं है उसमें, तो प्लस का प्लस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो क्या है कि परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन शॉर्ट टर्म लोन एट 1% अवर प्राइम रेट, ठीक है। यानी हमने परचेज ऑफ इन्वेंट्री के यानी एसेट हमारा इंक्रीज हुआ, ठीक है, ऑन शॉर्ट टर्म लोन हमारे लोन भी इंक्रीज हुए शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़
कि इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई और शॉर्ट टर्म लोन भी इंक्रीज़ हुई। जब शॉर्ट टर्म लोन इंक्रीज़ हुए तो हमारी इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ है। और ये जो 1% अवर प्राइम रेट दिया हुआ है कि यानी स्टैंडर्ड जो नॉर्मल रेट चल रहा था उससे ज़्यादा पे हमने यानी सूद पे करके हमने ये चीज़ परचेज़ की है। क्या इस एंट्री में इफेक्ट पड़ा? एक तो हमारा पड़ा कि हमने परचेज इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुआ और दूसरा क्या कि शॉर्ट टर्म लोन भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक, अगर हम सोल्यूशन की तरफ देखें तो देखिए अर्निंग बिफोर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, इसलिए अर्निंग बिफोर का कोई कंसेप्ट नहीं। लेकिन हमने जो लोन लिया था वो लोन शॉर्ट टर्म इंक्रीज़ हुआ। जब शॉर्ट टर्म लोन इंक्रीज़ हुआ तो हमारा इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ। जब इंक्रीज़ हुआ तो नीचे वाले के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए इंक्रीज़ हुआ प्लस की बजाय माइनस आएगा, क्योंकि इंक्रीज़ हुआ ना तो इन्वर्स रिलेशन हो तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में क्या था, हमारा एसेट भी बढ़ा था और हमारा शॉर्ट टर्म डेट भी बढ़ा था, दोनों बढ़े। लेकिन लेस देन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब दोनों बढ़ रहे हैं तो आंसर प्लस ही आएगा। ठीक है, तो आंसर प्लस लगा दिया। ठीक है, अब क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, तो यहाँ तो हमारे जो डेट टू इक्विटी रेशियो इसमें तो लॉन्ग टर्म लोन है, तो हमारे तो शॉर्ट टर्म थे इसलिए ज़ीरो इफेक्ट, और यहाँ भी लॉन्ग टर्म लोन थे इसलिए ज़ीरो इफेक्ट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है थर्ड वन, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट्स ऑफ कैश डिविडेंड। ठीक है, जब हमने पेमेंट्स ऑफ कैश डिविडेंड किया तो हमारा कैश डिक्रीज़ हुआ और हमारा जो डिविडेंड है करंट लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हुई। ठीक है, किस तरह, अब इसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या दो चीज़ हुई, एक हमारा कैश डिक्रीज़ हुआ और दूसरा हमारा करंट लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो पहले में देखें ना, उसमें ना पहले में कोई हमें प्रॉफिट हुआ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टाइम कहता है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी हम इस पे प्लस एंड माइनस लगाएंगे, तो हमें प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ, तो इस पर जीरो इफेक्ट आ जाएगा। दूसरा, हमारा डेट भी इंक्रीज, करंट लाइबिलिटी भी हमारी डिक्रीज़ हुई थी और हमारा जो एसेट है वो भी डिक्रीज़ हुआ था, यानी कैश भी डिक्रीज़ हुआ था, इसलिए और यानी दोनों चीज़ें एट ए टाइम डिक्रीज़ हुई। लेकिन साथ रूल्स एंड रूल क्या बोलता है, क्या कहते हैं, लेस देन वन है, तो लेस देन का रूल ये बोलता है कि जब दोनों चीज़ें कम हो रही हों तो जवाब भी कम ही आएगा, यानी माइनस। और अब हमारा जो लोन था वो था शॉर्ट टर्म, ठीक है, यानी करंट लाइबिलिटी की बात हो रही थी, यानी शॉर्ट टर्म लोन की बात हो रही थी, करंट लाइबिलिटी की बात हो रही थी, तो यहाँ तो लॉन्ग टर्म डेट्स है। यहाँ हम शॉर्ट टर्म डेट्स की बात करें तो यहाँ तो लॉन्ग टर्म डेट्स है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स की वजह से ज़ीरो आएगा, क्योंकि हम तो शॉर्ट टर्म की ट्रांजैक्शन में शॉर्ट टर्म है, ठीक है, यानी करंट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ज़ीरो इफेक्ट इधर भी और इधर भी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वन है स्टॉक डिविडेंड वाला, ये डिक्लेरेशन एंड पेमेंट्स फॉर स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, अब स्टॉक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टॉक डिविडेंड जो इज इक्वल टू होता है ना, रिजर्व्स होते हैं और शेयर कैपिटल होता है। अब इन्होंने क्या किया कि रिजर्व से पैसे निकाल के शेयर कैपिटल में डाल दिए, तो जो हमारा शेयर क्या कहते हैं शेयर कैपिटल है, उस हमारी जो इक्विटी है उसमें कुछ चेंज नहीं है। अगर हम कहें कि इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स है, तो रिजर्व से पैसे निकाल के हमने शेयर कैपिटल में डाल दी, क्या इक्विटी में कोई चेंज आया? बिल्कुल चेंज नहीं आया, इसलिए सब में ज़ीरो ज़ीरो इफेक्ट होगा। ठीक है, कोई चेंज किसी में नहीं आएगा, इसलिए ज़ीरो ज़ीरो इफेक्ट होगा। उसके बाद ई वाला है हमारे पास, तो ई में उन्होंने क्या है कि फिर्म इंक्रीजेज प्रॉफिट बाय कटिंग कॉस्ट ऑफ सेल, यानी फिर्म ने अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ किया है लेकिन जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसको डिक्रीज़ किया है, यानी कटिंग किया है, कटिंग कॉस्ट ऑफ सेल किया। लेकिन यहाँ जो एक चीज़ है, फिर्म ने क्या किया है कि इंक्रीज़ प्रॉफिट किया। जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो एसेट भी बढ़ता है, इक्विटी भी बढ़ती है, ठीक है, कैश वगैरह ये बढ़ती हैं चीज़ें। ठीक है, इसमें मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि एक कैश इंक्रीज़ होता है, दूसरा एसेट इंक्रीज़ होता है, इक्विटी इंक्रीज़ होती है, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, और रिजर्व्स वगैरह अर्निंग्स वगैरह भी इंक्रीज़ होती हैं जब प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसमें इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि फिर्म ने इंक्रीज़ किया प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट हुआ है किस तरह, जब उसने अपने कॉस्ट ऑफ सेल को कटिंग किया। तो अब इस ट्रांजैक्शन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो देखें अब इसमें प्लस क्यों आया, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ, अर्निंग्स में प्रॉफिट हुआ, प्लस हुआ क्योंकि इंटरेस्ट का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो अर्निंग्स क्या हुई थी, ज़्यादा हुई थी, तो प्लस। ठीक है, अब दूसरा देखें तो हमारी अर्निंग्स की बात हो रही थी, ठीक है, अर्निंग्स ज़्यादा हुई हैं और उसने दूसरा क्या किया है, और दूसरा इसमें ये था कि मैंने कहा था कि जब प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो एसेट भी इंक्रीज़ होता है, रिजर्व्स भी इंक्रीज़ होते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल्स भी इंक्रीज़ होते हैं, इक्विटी भी इंक्रीज़ होती है। तो देखिए डेट्स का तो कुछ लेना देना है, लेकिन हमारे जो एसेट थे वो इंक्रीज़ हुए थे, क्योंकि प्रॉफिट के इंक्रीज़ होने से हमारा
3 चीज़ों पे, 4 चीज़ों पे, 5 चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। वो हमारे एसेट हो सकते हैं, वो हमारे रिजर्व्स हो सकते हैं, वो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल्स हो सकते हैं, ठीक है, वो हमारे कैश एसेट्स हो सकते हैं। ये चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं इससे। अब यहाँ क्या हुआ, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से हमारा एसेट भी इंक्रीज़ हुआ, एसेट जब इंक्रीज़ हुआ तो इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से माइनस आंसर आ गया। दोबारा इक्विटी भी इंक्रीज़ हुई, क्योंकि मैं फिर समझाता चलूँ कि जब प्रॉफिट होता है तो हमारा एसेट भी इंक्रीज़ होता है, इक्विटी भी इंक्रीज़ होती है, अकाउंट रिसीवेबल्स भी इंक्रीज़ होते हैं। तो ये चीज़ थी। अब दूसरे में भी क्या था, इक्विटी इंक्रीज़ हुई, क्योंकि लॉन्ग टर्म की तो बात ही नहीं है, ठीक है। इक्विटी इंक्रीज़ हुई इन्वर्स रिलेशन की वजह से माइनस, और यहाँ भी इक्विटी इंक्रीज़ हुई इन्वर्स रिलेशन की वजह से माइनस आंसर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वन है, अप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स, यानी कहने का मकसद है कि हमने अभी कोई चीज़ पे नहीं की, सिर्फ ये फैसला किया कि हमने करना क्या है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह, अगर मेरे पास 500 का नोट है, मैं ये तय कर लूँ कि मैंने 500 कहाँ कहाँ खर्च करना है। क्या 500 वो मेरे पास से चले गया? नहीं ना गया, तो यानी वो पैसे मेरे पास ही हैं, इसलिए किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमने ये फैसला किया है कि हमने रिटेन अर्निंग्स का करना क्या है, किया नहीं है कुछ भी, करना क्या है। जब करना है कुछ, किया कुछ नहीं है, तो फिर किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब पे ज़ीरो ज़ीरो इफेक्ट आएगा, ठीक है। सेल ऑफ कॉमन स्टॉक यानी इश्यूएंस ऑफ कॉमन स्टॉक की बात की गई है। तो जब हमने इशू ऑफ कॉमन स्टॉक किया तो कैश आया, और दूसरा हमारी इक्विटी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ देखें तो अर्निंग बिफोर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, ना इंटरेस्ट की कोई बात है, तो इस पर ज़ीरो इफेक्ट आएगा। दूसरा, हमारा डेट इंक्रीज़ नहीं हुआ था, हमारा एसेट इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। तो एसेट इंक्रीज़ हुआ तो इन्वर्स रिलेशन की वजह से क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ इक्विटी इंक्रीज़ हुई, क्योंकि अब देखें ना, जब हमने क्या कहते हैं कॉमन स्टॉक इशू किए तो उसके बदले में हमें सेल किए या इशू किए तो उसके बदले में हमें कैश आया था। तो कैश क्या, हमारा एसेट, एसेट जब इंक्रीज़ हुआ तो इन्वर्स रिलेशन की वजह से माइनस, इक्विटी इंक्रीज़ हुई क्योंकि कॉमन स्टॉक इशू किए थे, तो इक्विटी भी इंक्रीज़ हुई जिसकी वजह से माइनस, यहाँ भी इक्विटी इंक्रीज़ करी जिसकी वजह से इन्वर्स रिलेशन की वजह से ये माइनस माइनस सारे आंसर आए, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वन है हमारे पास एच वाला, वो क्या है कि रिप्लेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स। जब हमने लॉन्ग टर्म बैंक्स लोन की रिप्लेसमेंट कर दी, इसका ये मतलब है कि जब हमने लोन वापस कर दिया तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट भी कम हुआ, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो इंटरेस्ट हमारा कम हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या हुआ, क्योंकि हमने लोन वापस कर दें। इंटरेस्ट क्या हुआ है, क्योंकि अर्निंग बिफोर्स की तो बात ही नहीं ना की, हमें प्रॉफिट नहीं ना हुआ, हमने तो लोन वापस किया, लोन वापस करने की वजह से हमारा इंटरेस्ट भी कम हुआ। अब इंटरेस्ट कम हुआ है तो इन्वर्स रिलेशन की वजह से आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या थी इसमें कि एसेट की बात नहीं थी, सिर्फ हमने लॉन्ग टर्म लोन की बात की थी, इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों आते थे। तो वो क्या हुए थे, कम हुए थे, कम होने की वजह से जो आप माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो डायरेक्ट की वजह से अगर कम होगा तो कम आंसर आएगा। फिर दोबारा क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म लोन वापस किया था तो फिर माइनस, ठीक है, क्योंकि कम हुआ है लॉन्ग टर्म लोन, और फिर ऊपर लॉन्ग टर्म लोन क्योंकि हमने डेट्स वापस किए थे तो इसलिए माइनस ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई वाला है हमारे पास, तो वो क्या है कि कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स टू कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग्स, ठीक है। यानी हमने क्या किया है कि जो बॉन्ड्स है, जो डिबेंचर्स, जो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स थे, उसको हमने कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, यानी अपनी इक्विटी इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है। हमारी इक्विटी इंक्रीज़ हुई है, और दूसरा हमारे जो लोन्स है, क्या क्या इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ होगा, और हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स भी डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है कि हमारे बॉन्ड्स जो है वो इक्विटी में चेंज हो गया, यानी लॉन्ग टर्म डेट्स को, लॉन्ग टर्म लोन्स को हमने इक्विटी में चेंज किया और इक्विटी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो देखिए आई में क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारे इंटरेस्ट को, कि वो डिक्रीज़ हुआ था हमारा इंटरेस्ट, किस तरह, देखिए ये क्या हुआ था, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को हमने कम कन्वर्ट किया था कॉमन स्टॉक में, तो हमारी जो लाइबिलिटीज़ थी, हमारे जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या डिबेंचर्स थे, हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो डिक्रीज़ हुई थी, ठीक है। डिक्रीज़ होने की वजह से इन्वर्स रिलेशन हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन जब कम हुआ तो इंटरेस्ट भी कम हुआ, तो इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से प्लस आया। फिर उसके बाद दूसरा इसमें क्या था कि हमारा लॉन्ग टर्म लोन कम हुआ था, ठीक है, और इक्विटी इंक्रीज़ हुई थी। यहाँ इक्विटी की तो बात नहीं है, लेकिन बात किस चीज़ की है, सिर्फ डेट की है। तो डेट क्या हुआ था, इसमें डिक्रीज़ हुआ था, तो इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या, लॉन्ग टर्म लोन डिक्रीज़ हुआ था,
तो फिर माइनस आएगा, और उसके बाद यहाँ भी लॉन्ग टर्म डेट डिक्रीज़ हुआ था इसलिए माइनस आएगा। फिर उसके जो लास्ट वन है वो क्या है कि सेल ऑफ इन्वेंट्री आर ग्रेटर देन कॉस्ट, यानी हमने इन्वेंट्री सेल की है और जो हमें ग्रेटर देन कॉस्ट यानी प्रॉफिट में सेल किया। ठीक है, एक इन्वेंट्री है, ठीक है, हमारा एसेट है, एसेट को हमने सोल्ड किया, उसके बदले में जो कैश आया है वो उसकी निस्बत ज़्यादा है, यानी 5,000 का सामान 5,000 की इन्वेंट्री हमने 7,000 में सेल की है, यानी प्रॉफिट में सेल किया। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें, क्या इन्वेंट्री कम हुई है लेकिन जो हमारी कैश है, हमारा एसेट है, वो इंक्रीज़ हुआ है। तो इसके आंसर में देखते हैं, तो हमारे यहाँ क्या हुआ, अर्निंग्स, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है। मैंने क्या कहा था, जब भी अर्निंग्स होती है हमारा क्या कहते हैं, एसेट, हमारी इक्विटी, हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल भी इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर हमारा इंक्रीज़ हुआ है तो प्लस आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, इंक्रीज़ हुआ था, एसेट ही इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, और ये देखिए एसेट इंक्रीज़ हुआ था तो इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से माइनस, यहाँ भी इक्विटी इंक्रीज़ हुई माइनस, और यहाँ भी इक्विटी इंक्रीज़ हुई इसलिए माइनस। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन की वजह से। ये था 7.7 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, 7.2 क्वेश्चन नंबर था, और इसके जो कॉन्सेप्ट से इनमें जो चीज़ें बताई आप कोशिश करें कि इनको फिंगर टिप पे रखें ताकि ये आपके लिए आसानी का बायस रहे।